जय श्री राम टू ऑल। मैं आचार्य विनय। आज हमारे ज्योतिष के बेसिक्स को लेकर के क्लास अरेंज कर रहे हैं और इस क्लास में हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल पे कि किस तरीके से भाव होते हैं, राशियां होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे। और ये एक दो या दो क्लासेस रहेंगी बेसिक्स की। तो लेट अस स्टार्ट विद, हम अपने गुरु का ध्यान कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं और फिर अपने इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ज्योतिष आप सीख क्यों रहे हो। क्योंकि कभी भी हम ज्योतिष का फंडामेंटल शुरू करते हैं तो ये चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हमारा क्या मोडस ऑपरेंडी क्या है। ज्योतिष एक ऐसी विधा है, आप लोग समझना चाहिए इस चीज को, कि जिसको कि भगवान शिव से आया हुआ कहा गया है। ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ज्योतिष का इस्तेमाल ना हम अपने कर्मों को सुधारने के लिए करते हैं। जो हमारा अभी प्रेजेंट कर्मा है या पास्ट कर्म को समझ करके आज आगे फ्यूचर में हम अच्छा कर्म कर सकें, इसको लेकर के ज्योतिष का विधा देखा जाता है, सीखा जाता है। कई लोग इसको अलग तरीके से भी यूज करते हैं, डेट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हमारा मेन मोटिव होना चाहिए ज्योतिष, यानी कि हमारे मन के अंदर एक ज्योति जगे और हमारा जो सोल है वो प्योरीफाई हो सके। तो ये बेसिक होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद अ व्हाइट बोर्ड। हम शुरू करेंगे आज जो हम क्लास ले रहे हैं, घंटे का क्लास रहेगा। और इस क्लास के अंदर बेसिकली हम ना हाउसेस को समझेंगे और थोड़ा राशि को भी समझेंगे। ठीक है। क्योंकि ये बहुत बेसिक है, इट इज अ वेरी फंडामेंटल थिंग। कुंडली को समझना, कुंडली को रीड कैसे किया जाता है उसको समझना। ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक चार्ट बनाता हूँ, ब्लैंक चार्ट बनाता हूँ। ठीक है। ब्लैंक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि किस तरीके से काम होता है। तो जनरली जो हमारा चार्ट होता है, जो चार्ट आप देख रहे हो ना, जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये चार्ट ना नॉर्थ इंडिया में चलता है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये चार्ट बनाया जाता है। और जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है ना, वहाँ पे थोड़ा चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है। नॉर्दर्न चार्ट में और साउदर्न चार्ट में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉर्दर्न चार्ट के अंदर लग्न के अंदर आने वाली राशि चेंज हो सकती है। ठीक है। लेकिन जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, वहां पर जो चार्ट चलता है वो चार्ट ना फिक्स्ड है, फिक्स साइन रहता है उसमें। ठीक है। तो ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर चलने वाला पार्ट चार्ट है। और इसके अंदर आप देख रहे हो कि हर आपको 12 भाव दिखेंगे, 12 बॉक्सेस दिखेंगे, वो ट्रायंगल और स्क्वायर की शेप में। दिस इज माय फर्स्ट हाउस, ये इसे मैं पहला भाव बोलता हूँ, लग्न बोलता हूँ इसको, दूसरी भाषा में हम लग्न भी बोलते हैं, लग्न। ठीक है। ये हमारा दूसरा भाव है, सेकंड हाउस है। इसे हम थर्ड हाउस, तृतीय भाव बोलते हैं, चतुर्थ भाव, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11 और 12। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे नॉर्दर्न चार्ट में हमारी कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं। ठीक है। और 12 ही राशियां भी होती हैं, 12 राशियां, जोडियक साइन भी होते हैं। ठीक है। 12 राशि भी होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है कि जिस समय सूर्य उदय होता है, सुबह के समय में, मॉर्निंग टाइम में, जब भी सूर्य उदय होगा तो बाय डिफॉल्ट सूर्य लग्न में ही आता है। ठीक है। अब आप देखते हो कि सूर्य जो है ना, वो 12 राशि में 12 महीना रहता है। ये एक सिंपल सा एक फंडामेंटल है कि सूर्य एक राशि में लगभग 30 दिन रहता है। 30 दिन का एक महीना होता है, तो यानी कि एक राशि में वो एक महीना रहेगा। और ये भी बड़ी कमाल की बात है कि जब भी सूर्योदय सुबह होगा तो सूर्य लग्न के अंदर ही आएगा। ठीक है। ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्ट है। आप डेली पंचांग के अंदर आप देखिए सूर्य कौन सी राशि में है और सूर्योदय कितने बजे हो रहा है। तो जब आप उस समय चार्ट बनाओगे ना किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से, तो आपको सूर्य लग्न में मिलेगा। मान लीजिए अभी क्या है ना, अभी सूर्य का जो पोजीशनिंग है वो एक नंबर की राशि यानी मेष राशि में है। पहली पहली राशि जो होती है, ये जो चार्ट आपको सामने दिख रहा है ना, 1 2 3 4 से 12 तक, इसे हम जनरली काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, भगवान विष्णु का स्वरूप कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तो काल पुरुष की कुंडली में बाय डिफॉल्ट लग्न में मेष राशि आती है, सेकंड हाउस में वृषभ राशि, तीसरे भाव में मिथुन राशि, चौथे भाव में कर्क राशि, पंचम भाव में सिंह राशि, छठे भाव में कन्या, सप्तम भाव में, सेवंथ हाउस में तुला, अष्टम भाव में वृश्चिक, नवम भाव में धनु, फिर मकर, कुंभ और मीन। इस तरीके से ये ऑर्डर चलता है। तो लग्न जो है बेसिकली क्या बताता है, अब भाव की बात करते हैं। ये तो मैंने बताया कि जब भी सूर्योदय होगा, सुबह सुबह सूर्योदय होगा, उस समय लग्न में सूर्य होगा। यानी कि लग्न में वो राशि होगी जिस राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट यहां से की फैक्ट क्या निकला कि डेली मान लीजिए सूर्य इस समय मेष राशि में उदय हो रहे हैं ना, मेष राशि में आ रहे हैं, तो जब भी सूर्योदय होगा ना डेली बेसिस पर, तो आपको मेष राशि में ही सूर्य मिलेंगे। यानी कि डेली सुबह सूर्योदय के समय में मेष राशि ही उदय होगी। ठीक है।
दूसरा, ये जो लग्न होता है ना, लग्न, लग्न हमेशा पूर्व दिशा को दिखाता है, ईस्ट डायरेक्शन को दिखाता है हमेशा, क्योंकि सूर्य जो है वो हमेशा ईस्ट डायरेक्शन से उदय हुए माने जाते हैं। तो ये बड़ा बड़ा बेसिक और बड़ा फंडामेंटल चीज है कि जब भी जहां भी सूर्योदय होगा, सूर्योदय के समय में ये एरिया हमारा ईस्ट डायरेक्शन कहलाएगा। अगर ये ईस्ट होगा तो इसके अपोजिट जो होगा वो वेस्ट होगा। ये भी फंडामेंटल है। अगर ईस्ट और वेस्ट डिसाइड हो गया है तो ये वाला जो एरिया है ये नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो एरिया है ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये तो बहुत ईजी है कि सूर्योदय हुआ, ईस्ट हुआ, उसके अपोजिट वेस्ट हुआ, नॉर्थ हुआ, साउथ हुआ। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 12 भावों की। पहला भाव जो है जिसे हम तनु भाव बोलते हैं, लग्न बोलते हैं, लग्न का दूसरा नाम है तनु भाव। तनु भाव क्यों? क्योंकि ये हमारे फिजिकल अपीयरेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअल में जो इस लगन के अलावा जितने भी 11 भाव है ना, वो सारे के सारे भाव आपके लगन के लिए ही काम कर रहे हैं। ऑल 11 हाउसेज वर्क फॉर द लग्न। क्यों? लग्न बहुत इंटेक्ट है, लग्न से मेरा ब्रेन है, लग्न के आसपास से मेरे चेहरे के फीचर्स हैं, लग्न से मेरी पर्सनैलिटी है, सारे के सारे। अब मेरे जो कान है, जिसको मैं सेकंड हाउस से देखता हूँ, द्वितीय भाव से देखता हूँ, तो वो कान मेरे बॉडी का स्ट्रक्चर है ना। अगर मेरे कान नहीं होंगे तो मेरी बॉडी, मेरा जो फेस है वो डिफॉर्म दिखेगा ना। यानी कि ये जो मेरे पैर हैं, अगर मेरे पैर ना हो तो क्या मेरी पर्सनैलिटी सूट करेगी? नहीं सूट करेगी। यानी कि पूरे के पूरे 11 के 11 भाव मिलकर के सिंक्रोनस तरीके से लग्न के लिए कार्य करते हैं। तो जब भी आप लगन की बात करोगे, लगन से आप अपने फेस को, अपने ब्रेन को, अपनी पर्सनैलिटी को एक्सेस करोगे। इवन दो, इवन दो आपकी बॉडी से आने वाला पसीना, आप मेहनत करते हो ना, तो मेहनत करते हो तो क्या होता है, हम स्वेट करते हैं ना, वो स्वेट भी लगन से देखा जाता है। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ स्वेट, कई लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है, कई लोगों को बहुत कम पसीना आता है। तो द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ योर स्वेट इज कम्स फ्रॉम तनु भाव, लग्न भाव। ये इट इज अ वेरी बिग सीक्रेट, कोई नहीं बताएगा, ना ही बताया जाता। मैं आपको बहुत डेप्थ में बता रहा हूं, यानी कि आपसे रिलेटेड कुछ भी, एनीथिंग कम्स फ्रॉम द लग्न। ठीक है। अब ये लगन के बाद आगे बढ़ते हैं। जब हम जाते हैं सेकंड हाउस में, जिसे हम द्वितीय भाव बोलते हैं, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि इस भाव से हमारी सीधी आंख आती है, हमारी सीधी आंख। तो यहाँ पर मैं राशि भी बताता चलता हूँ। बाय डिफॉल्ट अभी जो आप चार्ट देख रहे हो, जिसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, उसके अंदर लगन के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है। ये जो एक नंबर है ना, ये राशि को रिप्रेजेंट करता है, राशि को। और राशि मतलब मूल्य। हालांकि जब मैं राशि का भी कवर करूंगा तो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। अभी शॉर्ट में बताता हूँ। ये एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि। मेष राशि। और ये मेष राशि बहुत ही हाई एनर्जी लेकर के रहती है। मेष राशि एक ऐसी राशि है जिसका रिप्रेजेंटेशन मंगल देवता करते हैं, मंगल, मार्स। और मार्स आपको पता है एक वार्म प्लेनेट है, एक गर्म ग्रह है। तो जहां पर भी एक राशि, एक नंबर लिखा हुआ देखोगे ना, आपको समझ में आना चाहिए कि इस एक नंबर का मतलब है मेष राशि। इस राशि को रूल करने वाला प्लेनेट कौन सा है? मंगल। ठीक है। इस लग्न से हमारे जीवन की शुरुआत होती है। वी स्टार्ट विद लग्न। हमारी जब आत्मा प्रवेश की है शरीर के अंदर, तो वो क्या बना रही है? वो हमारे को कुछ अपीयरेंस दे रही है। तो आत्मा जब प्रवेश करती है, हमारा जीवन जब स्टार्ट होता है, तो लग्न स्टार्ट होता है। ठीक है। तो एक नंबर का मतलब समझ में आ गया आपको? एक नंबर का मतलब होता है मेष राशि। इसको हम इंग्लिश में एरीज भी बोलते हैं, और इसको रूल करते हैं मंगल या मार्स। और याद रखिएगा, जो मेष राशि है ना, उसका एनर्जी बहुत हाई एनर्जी होता है। इट इज अ फायर, फायर एलिमेंट। वो एलिमेंट बताऊंगा मैं आपको फ्यूचर में। अभी के लिए समझना, ये फायर एलिमेंट दिखा रहा है, यानी कि बहुत हाई एनर्जी दिखा रहा है। जहां पर भी राशि जाएगी वहां पर टर्बुलेंस आएगा, एनर्जी का टर्बुलेंस रहता है। अब हम आते हैं सेकंड हाउस पे। तो सेकंड हाउस में आपको दिख रहा है 2 नंबर। ये 2 नंबर का मतलब क्या है? ये 2 नंबर का मतलब है हमारा वेल्थ, हमारा परिवार। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव, फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। फैमिली के साथ आपके द्वारा कमाया गया पैसा, वेल्थ को भी रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि सेकंड हाउस से आप अपनी फैमिली को देखोगे, आपके द्वारा कमाए गए पैसों को देखोगे। इसके साथ साथ द फूड वी ईट, हम किस प्रकार का खाना खाते हैं,
वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस से हमारा फैमिली, वेल्थ एंड फूड, द क्वालिटी ऑफ फूड, द टाइप ऑफ फूड वी ईट कम्स फ्रॉम सेकंड हाउस, द्वितीय भाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस भाव में आपको 2 नंबर का राशि में दिख रहा है। 2 नंबर का राशि का मतलब होता है वृषभ राशि, टॉरस। इंग्लिश हम टॉरस बोलते हैं और हिंदी में हम वृषभ बोलते हैं। अब ये वृषभ जो शब्द है ना, यानी बैल, बैल मतलब हठी, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा साइन जो बहुत हठ धर्म करता है, जो बहुत आसानी से मानता नहीं है, जिसको बात आसानी से समझ में नहीं आती। ये बोलते हैं बैल बुद्धि हो गया, बोलते हैं ना बैल बुद्धि हो गया, यानी कि बैल बुद्धि क्यों बोलते हैं कि आप कोई बात मानते नहीं हो, आप कोई बात सुनते नहीं हो, आप ना लगा के बैठ जाते हो। ठीक है, तो 2 नंबर का साइन जो होता है, वो साइन आपको वृषभ राशि का कहलाता है, आप उसको टॉरस बोलोगे। और सेकंड हाउस का जो एनर्जी है, सेकंड हाउस का एनर्जी है फैमिली, वेल्थ और फूड को लेकर के। ठीक है, क्यों फूड आपको बहुत जरूरी है, यानी कि आपको एनर्जी चाहिए ना, आपको जीने के लिए एनर्जी चाहिए, आपके लगन को एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगा? सेकंड हाउस से आएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस से क्या देखा जाता है? फूड देखा जाता है। ठीक है, वेल्थ देखा जाता है, फैमिली देखा जाता है। एक इंसान बिना फैमिली के नहीं रह सकता, क्योंकि वी आर अ सोशल एनिमल। हम बिना पैस आज के समय में हम बिना पैसों के नहीं रह सकते। या हमने संन्यास ले रखा, डेट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हम बिना पैसों के, बिना धन के नहीं रह सकते, बिना खाना खाए नहीं रह सकते। तो सेकंड हाउस जो है वो हमारे फैमिली, वेल्थ एंड फूड को रिप्रेजेंट करता है। अब हम आते हैं अपने थर्ड हाउस पे। तीसरे भाव को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्योंकि तीसरा भाव ना हमारे इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है, हमारे इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। थर्ड हाउस इज अ हाउस जहां से हमारे छोटे भाई बहन देखे जाते हैं, हमारे यंगर सिबलिंग्स, हमारे पड़ोसी थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। हम अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कितना एफर्ट लगाएंगे या कितना एफर्ट लगा रहे हैं, इसका जजमेंट थर्ड हाउस से होता है। अगर आपका थर्ड हाउस खराब होगा, थर्ड भाव, तीसरा भाव खराब होगा, तो आप जीवन में प्रयत्न लगाने में समस्या आएंगी, आपको एफर्ट्स लगाने में आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। तो इसलिए थर्ड हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें लिखी आएगी? आपका इंटेलिजेंस, आपके द्वारा किया गया हार्ड वर्क, आपके एफर्ट्स, आपके पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन, ये कहां से देखे जाते हैं? थर्ड हाउस से देखे जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको दिख रही है 3 नंबर का साइन, 3 नंबर लिखा हुआ है। ये 3 नंबर का मतलब क्या होगा? ये 3 नंबर का मतलब हो गया मिथुन राशि। ठीक है, ये 2 नंबर का मतलब था वृषभ राशि। इसको कौन रूल कर रहा था? इसको रूल कर रहे थे शुक्र, इसको रूल कर रहे थे शुक्र। ठीक है, शुक्र यानी वीनस। एंड वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? वीनस के पास प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति। वो क्या है, कैसे है, एक और क्लास करेंगे उसमें समझाऊंगा, अभी फिलहाल इतना समझिए। ठीक है, तो 3 नंबर का साइन हो गया। 3 नंबर का जो साइन है वो बताता है मिथुन राशि। और मिथुन राशि किसको कौन रूल करता है? मिथुन राशि को, मिथुन राशि को रूल करते हैं बुध। और इसका मतलब बुध जो है एक ऐसा प्लेनेट हो गया जो आपके इंटेलिजेंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, जो आपके एफर्ट्स को सपोर्ट करता है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब हम आ गए फोर्थ हाउस पे, चतुर्थ भाव पे। चतुर्थ भाव इज योर पीस ऑफ माइंड, आपके मन की शांति, आपके मन का सुकून, चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस, चतुर्थ भाव, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, मदर को, मदर को रिप्रेजेंट करता है। मदर कैसी इमोशनल होती है, तो ये आपके इमोशंस को भी रिप्रेजेंट करता है। इमोशनली आप कैसा फील करते हो, कैसा आप रह रहे हो। अगर फोर्थ हाउस में कोई मेलिफिक प्लेनेट आया, कोई ऐसा क्रूर ग्रह आया, तो वो ग्रह आपके इमोशंस को हिट करेगा, आपके इमोशंस को इम्बैलेंस क्रिएट कर देगा, आपको सुकून नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए फोर्थ हाउस का मतलब, अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि सर इन 12 भाव में आप उस भाव का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा इंटैक्ट रहना चाहिए, तो मैं फोर्थ हाउस का ही नाम लूंगा। क्यों? फोर्थ हाउस इज माई इमोशन। फोर्थ हाउस मेरे मन का सुकून है। मैं कोई भी काम कर रहा हूं, अगर मुझे उसमें सुकून नहीं मिल रहा है, तो मेरा वो काम करना वेस्ट है ना। मेरे इमोशंस अगर सपोर्टिव नहीं है, मेरे इमोशंस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं फिर कैसे दूसरे काम में अपना पूरा मन लगा पाऊंगा, मैं कैसे अपना 100% दे पाऊंगा। इसीलिए फोर्थ हाउस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? ये आपका मदर का हाउस है, ये आपके इमोशंस का हाउस है, ये आपके मन का सुकून है। इवन दो फोर्थ हाउस में थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, फोर्थ हाउस से
क्योंकि माँ क्या है, माँ क्या करती है, माँ सिखाती है ना। जैसे सेकंड हाउस है ना, सेकंड हाउस से मैंने फैमिली बोला था, तो फैमिली क्या करती है, फैमिली आपको अच्छे संस्कार देती है ना। यानी कि अगर आपके अंदर संस्कारों की कमी है तो आपका सेकंड हाउस खराब है। अगर आपके संस्कार सही नहीं है, आपकी मॉरल एथिकल ग्राउंड सही नहीं है, इसका मतलब आपका परिवार खराब था, आपका सेकंड हाउस खराब था। आपकी मदर को प्रॉब्लम है, यानी आपका फोर्थ हाउस खराब है। ठीक है। फोर्थ हाउस से आप अपने प्रॉपर्टी को भी देखते हो। चतुर्थ भाव से आप अपना प्रॉपर्टी को भी देखते हो, फोर्थ हाउस से आप अपने व्हीकल्स को भी देखते हो। ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा, ये चीज याद रखना है कि कौन से भाव से क्या चीज देखा जाता है। अच्छा, चतुर्थ भाव से ये सारे जो हमने फैक्टर्स अभी कवर किए, मदर, इमोशंस, प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सबके भी अपने अपने कारक ग्रह होते हैं, वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हम भाव पे ही कंसंट्रेट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको 4 नंबर दिख रहा है ना, 4 नंबर। ये 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, कैंसर, कर्क राशि। इस राशि को रूल करता है चंद्रमा, जो अपने आप में इमोशंस का कारक है। चंद्रमा मीन्स वाटर एलिमेंट। ठीक है। और आप देखोगे, ये 4 नंबर का जो साइन है, इसको कौन सा डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है। और नॉर्थ डायरेक्शन भी वाटर एलिमेंट को सपोर्ट करने वाला डायरेक्शन होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पंचम भाव में पहुंचते हैं। फिफ्थ हाउस को हम संतान का एरिया कहते हैं, संतान, संतान। ठीक है। संतान के साथ, यानी कि हमारे चिल्ड्रंस के साथ, ये एरिया हमारे एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी फॉर्मल एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, हम फॉर्मली क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है। सेकंड हाउस से आपको संस्कार मिले थे, मदर ने आपको स्टार्टिंग में, जैसे मदर बोलना सिखाती है, छोटी छोटी एटिकेट सिखाती है ना, वहां से भी एजुकेशन देखा जाता है। लेकिन पंचम भाव इज प्राइमरी हाउस, जहां से हमारा एजुकेशन देखा जाता है, स्कूल एजुकेशन देखा जाता है, यहाँ से हमारे चिल्ड्रंस की क्वालिटी देखी जाती है। ये एरिया ऐसा एरिया है जो मेरे एंटरटेनमेंट को दिखाता है, एंटरटेनमेंट को। अगर आपका फिफ्थ हाउस खराब है ना, तो इसका मतलब ये है कि आप एंटरटेन नहीं हो, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है, इमोशंस का प्रॉब्लम है। ठीक है। तो मैं किस तरीके की मूवीज देखता हूँ, किस तरीके का मैं एंटरटेनमेंट पसंद करता हूँ, ये हम पंचम भाव से देखते हैं, अपने एजुकेशन को देखते हैं, अपनी संतान को देखते हैं। और शास्त्र में एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है इसको, पूर्व पुण्य भाव, पूर्व पुण्य भाव। यानी कि मैंने पिछले पास लाइफ में जो भी पुण्य किए हैं, अच्छे किए हैं, खराब किए हैं, जैसे भी किए हैं, उनका निर्धारण पंचम भाव से होता है। फिफ्थ हाउस क्या है, पूर्व पुण्य भाव है। क्यों है, इसको थोड़ा सा छोटे लेवल में, बिल्कुल वन लाइन में समझाऊंगा। इस जन्म में मेरी संतान है, वो मेरा फ्यूचर है। वो संतान मुझे कैसे मिली, पंचम भाव से मिली। उसको उसको मिलने के पीछे क्या मेरे पिछले जन्म के या इस जन्म के कुछ पुण्य काम आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। तो पंचम भाव से हम अपने संतान के साथ पूर्व पुण्य भाव को भी समझते हैं। और एक चीज और बताता हूँ, पंचम भाव से हम अपने एंसेस्टर्स को भी देखते हैं, अपने दादाजी को भी देखते हैं। क्यों देखते हैं वो समझाऊंगा मैं आपको। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि पंचम भाव से पूर्व पुण्य भाव है, संतान है, एजुकेशन है, मेरा एंटरटेनमेंट है, न्यू अपॉर्चुनिटीज है। अगर किसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, वो बहुत लायक है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति है, लेकिन फिर भी उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब उसका पंचम भाव पीड़ित है। कोई आपके सामने आके कंप्लेंट करेगा ना, सर मैं बहुत मेहनत करता हूँ, मैं बहुत एफर्ट्स लगाता हूँ, मैंने ये डिग्री किया हुआ, मैंने ये कोर्स किया हुआ, लेकिन मुझे ना जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तो आपके दिमाग में सीधा घंटी बजना चाहिए कि इतना काबिल व्यक्ति होते हुए भी अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही, इसका मतलब फिफ्थ हाउस को प्रॉब्लम है। ठीक है। फिफ्थ हाउस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। आप किसी मेडिकल प्रॉब्लम में फंस गए हो, आप कभी किसी लीगल प्रॉब्लम में फंस गए हो, ठीक है, कोई आपका तबीयत ठीक नहीं है, तो उस केस में पंचम भाव आपको रिकवर करने में हेल्प करता है, बीमारी से रिकवर करने में हेल्प करता है। ठीक है। आई होप इट अब तक क्लियर हुआ होगा, भाव समझ में आ रहे होंगे। पंचम भाव जो है ना, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे साइन क्या, इसमें नंबर क्या लिखा, 5 नंबर लिखा हुआ, 5 नंबर। ये नंबर लियो को दिखाता है, लियो साइन को, लियो यानी कि सिंह राशि को दिखाता है। और
पंचम भाव आपकी पोजीशन को भी होल्ड करता है। क्यों? सिंह राशि है ना, सिंह शेर की राशि है, गवर्नमेंट की राशि है, और गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट पोस्ट देती है। तो पंचम भाव आपको सरकार से संबंध दिखाती है। पंचम भाव क्या बोलती है, मतलब सिंह राशि क्या बोलती है, ये भाव क्या बोलता है? ये भाव बोलता है कि आपको जीवन में कोई पोस्ट मिलेगी ना, आपकी आपकी तरक्की होगी, आपको कोई पोस्ट मिलेगी, तो उसके लिए पंचम भाव का पिक्चर में आना बहुत जरूरी है, पंचम भाव का एक्टिवेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। पंचम भाव के बाद जो नेक्स्ट हाउस सामने आता है ना, दैट इज सिक्स्थ हाउस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। क्योंकि जनरली ज्योतिष में छठे भाव को, छठे, आठवें और 12वें भाव को ना अच्छा नहीं समझा जाता। ये नेचुरल बाधक हाउसेज होते हैं, यानी कि आम हमारे जीवन में नेचुरली जो बाधाएं आती हैं, जो स्ट्रगल आते हैं, चाहे वो स्ट्रगल किसी जॉब को लेकर के हो, सर्विस को लेकर के हो, चाहे वो हमारी हारी बीमारी को लेकर के हो, कोई लोन का इश्यू हो, ठीक है, तो वो सब चीजें कहाँ से आती हैं? छठे भाव से ओरिजिनेट होती हैं। यानी सिक्स्थ हाउस जो है वो प्रॉब्लम क्रिएशन वाला हाउस है। छठे भाव से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए छठे भाव को अच्छा भाव नहीं कहा गया है। छठे भाव में क्या क्या चीजें आती हैं? छठे भाव में आते हैं रोग, यानी कि बीमारियां, शत्रु, ऋण, यानी कि लोन्स, एनिमीज एंड डिजीज। ये तीनों चीजें कहां से आ रही हैं? ये तीनों चीजें आ रही हैं छठे भाव से, सिक्स्थ हाउस से। ठीक है, इसके साथ साथ छठे भाव से मेरे रिलेटिव्स भी आते हैं। रिलेटिव्स, मैटरनल रिलेटिव, यानी मेरे मामा और मेरे मौसी। तो मेरे मैटरनल रिलेटिव्स हैं, वो कहां से आएंगे? छठे भाव से आएंगे। छठे भाव से हमारी सर्विस, सेवा का भाव भी देख कहा गया है इसको, सर्विस या जॉब, सेवा का भाव कम्स फ्रॉम सिक्स्थ हाउस। जब भी आप किसी व्यक्ति की सर्विस को चेक करोगे, छठे भाव को चेक करना बहुत जरूरी है। छठे भाव को चेक करना बहुत जरूरी है। हमारे रिलेटिव्स, हमारे रोग, ऋण, रिपु, हमारी सर्विस ओरिएंटेशन एंड मैनी मोर। छठे भाव को नापना बहुत मुश्किल है, बहुत कुछ है छठे भाव में, लेकिन प्राइमरी लेवल पे समझने के लिए ये जो कारक मैंने डिस्कस किए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने रोग, ऋण, रिपु को, सबको, कोई भी प्रकार की, जैसे हमारे अंदर कोई कमियां होती है ना, जिसे बोलते हैं लोभ, काम, क्रोध, मद, मोह, जिसे बोलते हैं षट विपु। 6 प्रकार की हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर 6 प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं, छह छह प्रकार की कमियां होती हैं। किसी को लालच, किसी को पराय पराये व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट, किसी को कोई नशे की आदत, ये जितनी भी खराब चीजें हैं ना, वो सारी छठे भाव से देखी जाएंगी। ठीक है, छठे भाव के अंदर, छठे भाव के अंदर अच्छी चीज क्या है? सर्विस, सेवा का भाव। किसी के छठे भाव में मैलिफिक प्लेनेट है। छठा भाव, मैंने कहा छठा भाव ना नेगेटिव प्लेनेट, नेगेटिव साइड है, से नेगेटिव साइड। अगर इस नेगेटिव साइड में कोई मैलिफिक प्लेनेट, नेगेटिव प्लेनेट अगर बैठ गया, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है? प्लस पॉजिटिव। यानी कि अगर यहां पर मंगल आके बैठा हुआ है, शनि आके बैठा हुआ है, कोई क्रूर ग्रह आके बैठा हुआ है, तो वो आपको क्या करेगा? रोग से लड़ने की क्षमता देगा। जितने भी मेलिफिक प्लेनेट है ना, वो लड़ने की क्षमता देते हैं। जितने भी सॉफ्ट प्लेनेट हैं, जैसे शुक्र, गुरु, चंद्रमा, ऐसे प्लेनेट सॉफ्ट प्लेनेट्स हैं, वो लड़ने की क्षमता नहीं देते, वो सुलह की क्षमता देते हैं। ये थोड़ा डीप पॉइंट है, लेकिन समझाऊंगा, कभी टाइम लगेगा तो। लेकिन इतना जरूर समझिए कि छठे भाव से रोग, ऋण, रिपु, हमारे मैटरनल अंकल आंटी सर्विसेज आती हैं। ठीक है, अच्छा, छठा भाव विवाह के अंदर विच्छेद देता है, यानी कि डिवोर्स का कंडीशन अगर बनेगा ना, हमारे स्पाउस से, हमारे पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से अगर कोई प्रॉब्लम बनेगा ना, उसके अंदर छठे भाव का रोल जरूर आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये छठा भाव जो है ना, ये सामने वाले का, क्लाइंट का पैसा है। छठा भाव किसी का अच्छा है तो उसको क्लाइंट का पैसा आएगा। ठीक है, छठा भाव अच्छा है तो क्लाइंट का पैसा आएगा। छठा भाव क्लाइंट का पैसा है। छठा भाव विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पर राशि क्या आ रही है? यहाँ पे 6 नंबर की राशि आ रही है, जिसे बोलते हैं वर्गो, और हिंदी में इसको बोलेंगे कन्या राशि। कन्या राशि जब भी देखोगे वहां पे विवाद आएगा, विवाद। ठीक है, विवाद आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी कि मेरी खुद की एनर्जी कहाँ लाई करती है, मतलब लगन की एनर्जी कहाँ लाई करती है। हर भाव की से अपोजिट, हर भाव से अपोजिट भाव के अंदर उसकी एनर्जी होती है। अब ये जो मैंने बात बोल दी है, इसका मतलब क्या है? लगन की एनर्जी, लगन की एनर्जी सप्तम भाव में लाई करती है, मेरी एनर्जी मेरे से अपोजिट भाव में लाई करती है। यानी कि अगर मैं लग्न हूं तो सप्तम भाव मेरा स्पाउस है। सेवेंथ हाउस जो होता है, सप्तम भाव जो होता है, वो हमारे स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस के क्षेत्र में बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल लाइफ के अंदर देखेंगे तो सप्तम भाव मेरा स्पाउस है, यानी कि सेवेंथ हाउस रिप्रेजेंट योर मैरिज। सेवेंथ हाउस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके मैरिज को रिप्रेजेंट कर रहा है, द क्वालिटी ऑफ योर मैरिज रिप्रेजेंट कर रहा है। सप्तम भाव समाज में आपकी स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, समाज आपको कैसा देखता है, समाज के अंदर आपका जो परसेप्शन है वो कैसा है। इट कम्स फ्रॉम सेवेंथ हाउस। सप्तम भाव सेकेंडरी प्रोफेशन है, सेकेंडरी प्रोफेशन। एक तो आपका प्राइमरी प्रोफेशन होगा, हो सकता है ना कोई आदमी जो है वो फाइनेंस का काम करता हो और वही आदमी शाम को ट्यूशंस पढ़ाता हो, तो ट्यूशन पढ़ाना उसका सेकेंडरी काम है। पहला काम उसका फाइनेंस का काम है, अकाउंट्स का काम है, लेकिन वही अकाउंट्स का जानकार, वही सीए आदमी हो सकता है शाम के समय में ट्यूशंस पढ़ाता हो अकाउंट्स की। तो सेवेंथ हाउस आपका मैरिज है, आपका बिजनेस पार्टनर है, आपकी समाज में छवि है, आपके सेकेंडरी बिजनेस को सपोर्ट करता है। सप्तम भाव से आप विदेश यात्रा भी देखते हो, फॉरेन ट्रेवल भी देखते हो। ये इंपॉर्टेंट है, याद नोट कर लो इसको। सेवेंथ हाउस से आप कई बार, कई शास्त्र में सेवेंथ हाउस से विदेश यात्रा भी दिखाई जाती है। ठीक है। आपके छोटे भाई बहन के बच्चे, यानी कि आपके भतीजे, आपकी भतीजी सप्तम भाव से देखी जाती है। ठीक है। सेवेंथ हाउस से आप अपने भाई के बच्चे, बहनों के बच्चे को भी देखते हो। एंड सेवेंथ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जो मेरे मन की शांति, मेरे मन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। जैसे बड़ा सिंपल है, आपके मन मन के मान लो कोई विचार आया, लेकिन आपने वो विचार अपने स्पाउस को बताया, अपने पार्टनर को बताया, आपके स्पाउस की बात आपको अच्छी लगी, तो आपने अपने मन के अंदर चेंज लिया, आपने अपने विचारों में परिवर्तन कर लिया। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ? आपका विचार तो अलग था, लेकिन आपके स्पाउस के विचारों से प्रभावित होकर के आपने अपने मन के अंदर बदलाव किया। यानी कि सप्तम भाव के पास एनर्जी है, यानी कि आपके स्पाउस के पास एनर्जी है कि वो आपके विचारों को कंट्रोल कर सकती है, चेंज कर सकती है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े। अब हमारा जो अगला भाव है ना, ये भी एक दुस्थान है, ये भी एक अच्छा स्थान नहीं है, और इस स्थान का नाम है अष्टम भाव, एट्थ हाउस। और ये एट्थ हाउस, जैसे मैंने पहले बताया, छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीन भाव ऐसे हैं जिन्हें दुस्थान कहा जाता है, जो अच्छे स्थान नहीं माने जाते। तो अष्टम, अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गई, यहाँ पे जो राशि थी सप्तम भाव में 7 नंबर की राशि थी, इस राशि को तुला कहा जाता, तुला। और तुला का जो साइन है ना, पता कैसा है? ऐसा है साइन, एक पड़ला दूसरा पड़ला, यानी तराजू है, तुला तराजू है। यानी कि सप्तम भाव हमेशा आपको क्या देगा? ऑप्शंस देगा, ऑप्शंस। सप्तम भाव की जब भी बात आएगी, सेवंथ हाउस की जब भी बात आएगी, यू विल हैव सम ऑप्शंस। और इस राशि को रूल कौन करता है? इस राशि को भी रूल करते हैं शुक्र। जैसे 2 नंबर की राशि और ये 7 नंबर की राशि, इन दोनों राशि को जो रूल करने वाले प्लेनेट है ना, वो शुक्र है। ये वर्गो था ना, वर्गो, इसको भी रूल करने वाले प्लेनेट कौन थे? बुध थे। जैसे ये 3 नंबर का साइन और ये 6 नंबर का साइन, इन दोनों साइन को रूल करते हैं मरकरी, बुध। ठीक है, याद रखना। अब हम आ गए एट्थ हाउस पे। एट्थ हाउस पे जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एट्थ हाउस जो है, ये भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि ये भाव ना लंबी चलने वाले प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो आपके जीवन में बहुत लंबे समय से चल रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अष्टम भाव का, एट्थ हाउस का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, क्योंकि एट्थ हाउस लंबी चलने वाली प्रॉब्लम्स को दिखाता है। एट्थ हाउस एक ऐसा हाउस है जहां से आप
को अनअर्न्ड इनकम होती है। अनअर्न्ड यानी कि ऐसा पैसा जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया। और आप क्या ऐसा पैसा है जो आप अपनी मेहनत से नहीं कमाते? पहला उसके अंदर आता है स्त्री धन, यानी कि मैरिज के बाद जो सामने वाले व्यक्ति या जो फीमेल पक्ष की तरफ से जो आपको गिफ्ट मिलता है जो आपने मेहनत से नहीं कमाया, वो अष्टम भाव से देखा जाता है। 8th हाउस से आपके इन लॉज यानी कि आपके सास ससुर भी देखे जाते हैं, आपके इन लॉज का फैमिली देखा जाता है। जिस प्रकार से द्वितीय भाव आपकी फैमिली थी, उसी प्रकार से अष्टम भाव आपके स्पाउस की फैमिली है। 8th हाउस जिसे जनरली लोग नहीं बताते, 8th हाउस से आपके मैरिज का बॉन्डिंग देखा जाता है। मैरिज का बॉन्डिंग, और ये पॉइंट आपको बहुत ही कम जगह में देखने को मिलेगा। अष्टम भाव को सभी लोग खराब बताते हैं कि अष्टम भाव से अनअर्न इनकम है, आपको विवाद देखने को मिलता है, लंबी चलने वाली बीमारियां अष्टम भाव से देखी जाती हैं। ठीक है, लंबी चलने वाले विवाद अष्टम भाव से देखे जाते हैं। लेकिन अष्टम भाव से आपके मैरिज का बॉन्डिंग भी देखा जाता है। अष्टम भाव से आपके द्वारा, जैसे बोलते हैं किसी आदमी को एलआईसी का पैसा मिलता है, किसी व्यक्ति ने अपना कोई वो करवा रखा है, बॉन्ड ले रखा है, कोई पॉलिसी करवा रखा है, और उसके सडन डिमाइस हो गया, वो मर गया, वो किसी वजह से स्वर्गवास हो गया, तो उसका पैसा किसको मिलेगा? परिवार को मिलेगा ना। तो जो ऐसा पैसा होता है, जो एलआईसी का पैसा हो गया या किसी मतलब इंश्योरेंस का पैसा हो गया, वो आपको 8th हाउस से देखने को मिलता है। अनअर्न्ड इनकम, इन लॉज, लंबी चलने वाली समस्याएं, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपके जीवन में अचानक होने वाली परिवर्तन। 8th हाउस को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। 8th हाउस कुंडली का वो भाव है जहां पर सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुंचती, सनलाइट भी नहीं पहुंचती, यानी कि ये एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा अंधा कुआं है जहां पर ना तो प्रकाश है, ना ही ऑक्सीजन। इसीलिए जुपिटर जैसा प्लेनेट जब अष्टम भाव में जाता है ना, तो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है। किसी व्यक्ति का जुपिटर अगर 8th हाउस में होगा ना, उसको लंग्स का या रेस्पिरेटरी डिजीज जरूर होगा। क्यों? क्योंकि जो जुपिटर जैसा ग्रह है ना, वो ऑक्सीजन को दिखाता है, वो होप को दिखाता है, और 8th हाउस में ऑक्सीजन है नहीं। तो आप क्या करोगे? आप तड़पोगे। किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए तड़पोगे। तो जब तड़पोगे तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा आपको। ठीक है, यानी कि 8th हाउस के अंदर जो भी भाव, जो भी ग्रह गया, वो ग्रह को डिकोड कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक ऐसा भाव है जो कि छुपा हुआ है। ठीक है, इसको चीज को याद रखना है, 8th हाउस छुपा हुआ भाव है, इसको डिकोड करना बहुत मुश्किल है। यहां पर अब वैसे तो ये जो राशि है, 8 नंबर की राशि है, वृश्चिक राशि है, और ये राशि का जो रूलर है ना, वो मंगल है। लेकिन मंगल जैसा प्लेनेट भी यहां पर आकर के ना इस एरिया को बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि ये राशि का जो तत्व है ना, वो जल तत्व है। 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि, जल भी कैसा? जो पाताल का जल है। पाताल का मतलब जो जल खराब हो रहा है, जिसमें कीड़े पड़ रहे हैं। थोड़ा सा डीप है, लेकिन इतना समझना है कि 8th हाउस इज शोज योर ट्रांसफॉर्मेशन, आपके जीवन में होने वाले परिवर्तन को दिखाता है। और जब ये परिवर्तन होगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी, इतना फास्ट परिवर्तन होता है, सडन ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। और जर्नली ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है, जब आपको समाज में बहुत नीचे लेके जाया जाता है, मतलब आपका बहुत डेफिमेशन होगा, आपको बहुत ज्यादा बुरा भला कहा जाएगा, आपके अंदर बहुत, मतलब आपको नीचा दिखाया जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही तभी। ठीक है, 8th हाउस के, यानी कि आप देखोगे किसी व्यक्ति ने क्या किया, वो पहले बड़ा सीधा सा व्यक्ति था, उसको इतना ज्यादा नीचा दिखाया गया, इतना ज्यादा गिराया गया, उसके जीवन में एकदम से परिवर्तन आ गया। आप बोलोगे ये तो आदमी बदल गया, ये तो वो व्यक्ति ही नहीं है जिसको मैं जानता था। कहां से आई चीज? 8th हाउस से आई। 8th हाउस ह्यूमिलिएशन होने पर बहुत जल्दी एक्टिव हो जाता है। जब भी आपको ह्यूमिलिएशन फील कराया जाएगा, 8th हाउस आपका एक्टिव होगा, और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आएंगे। ठीक है, तो याद रखना है, वृश्चिक राशि इसको रिप्रेजेंट करती है, 8 नंबर के साइन को वृश्चिक राशि, इंग्लिश में स्कॉर्पियो बोलते हैं। ठीक है, स्कॉर्पियो राशि, और हिंदी में वृश्चिक राशि बोलते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय मंगल। मंगल इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आ गए 9th हाउस में, नवम भाव में। नवम भाव इज अ वेरी वेरी टिपिकल भाव।
ये वो अग्नि है, नवम भाव, ये हम नेचुरल जोडियक काल पुरुष का कुंडली देख रहे हैं। नाइन्थ हाउस वो अग्नि है जो दबी हुई रहती है, जो दिखती नहीं है। नवम भाव को जनरली हम पितृ भाव कहते हैं, पिता का भाव कहते हैं। नवम भाव को हम भाग्य स्थान कहते हैं, नाइन्थ हाउस को हम क्या बोलते हैं? भाग्य स्थान। पिता का एरिया, पिता का स्थान। जनरली इसको गुरु का स्थान भी कहा जाता है। हमें अपना गुरु देखना हो, अपने पिता को देखना हो, अपने भाग्य को देखना हो, लंबी चलने वाला प्लानिंग। नाइन्थ हाउस शोज लॉन्ग टर्म प्लानिंग। आप अपने जीवन में जो लंबे समय, मतलब लॉन्ग गोल्स सेट करते हो ना, लॉन्ग गोल्स, कि भाई मैं आज से काम शुरू कर रहा हूँ और मेरे को 3-4 साल ये काम करने में लगेंगे। तो लंबे चलने वाले जो गोल्स हैं, वो गोल्स आप नाइन्थ हाउस से देखते हो। नाइन्थ हाउस से आप अपने गुरु को देखते हो, नाइन्थ हाउस से अपने पिता को देखते हो, अपने भाग्य को देखते हो, और लंबे दूरी की यात्राओं को भी देखते हो। नाइन्थ हाउस शोज लंबी दूरी की यात्राएं। नाइन्थ हाउस से आप धार्मिक क्रियाकलाप भी देखते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो 9 नंबर का साइन आया, इसे सेजिटेरियस या धनु कहा जाता है। और ये साइन को रूल करते हैं गुरु, जुपिटर। गुरु जो है वो इस साइन को, 9 नंबर के साइन को, धनु राशि को रूल करते हैं। तो भाग्य का एरिया होगा, पिता का एरिया, गुरु का एरिया। इसके साथ साथ लंबे चलने वाले ट्रेवल या लॉन्ग टर्म प्लानिंग को भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। साथ ही साथ 9 नंबर के भाव से आप अपने बॉसेस को भी देखते हो, बॉस को। ठीक है, आपको कैसे बॉस मिलेंगे? नाइन्थ हाउस। ठीक है। इसके साथ मैंने एक पॉइंट और बताया कि नाइन्थ हाउस से आप धार्मिक क्रियाकलाप भी देखते हो। आपके मैरिज का लीगैलिटी, लीगल वर्क, लीगल पेपर पेपर वर्क कम्स फ्रॉम द नाइन्थ हाउस। ठीक है। कभी भी आपको 6, 9 और 12, छठा भाव, नौवा भाव और 12वां भाव दिखे ना, और साथ में 7वां भाव भी दिखे, तो समझ जाना डाइवोर्स होने वाला है। ठीक है। चलो वो अलग बात है, अभी हम उस सब में जाएंगे। लेकिन अभी हमें क्या समझना है कि नाइन्थ हाउस से क्या क्या देखा जाता है? पिता देखे जाते हैं, भाग्य देखा जाता है, लंबी दूरी की ट्रैवल देखा जाता है, मैरिज की लीगैलिटी देखी जाती है, बॉसेस देखे जाते हैं। ठीक है। आपका भाग्येश 9वें भाव का स्वामी होता है, यानी नो भाव, नाइन्थ हाउस में जो भी राशि आएगी ना, उस राशि के स्वामी आपके भाग्येश कहे जाते हैं। जनरली जनरली कुंडली में लग्न, पंचम और नवम, ये 3 भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्हें बोलते हैं धर्म स्थान। धर्म स्थान कौन कौन से भाव? पहला भाव यानी लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, 1, 5, 9, ये 3 हाउसेस को हमारी कुंडली के 3 स्तंभ कहे गए हैं। ठीक है। 3 पिलर्स, स्ट्रॉन्ग पिलर, इसे हम लक्ष्मी स्थान भी कहते हैं। ठीक है। और नाइन्थ हाउस से आपकी तीसरी संतान, थर्ड चाइल्ड, भी देखी जाती है। नाइन्थ हाउस से आपकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन। हाँ, एक पॉइंट में बताना रह गया, 8th हाउस से रिसर्च देखी जाती है। रिसर्च यानी कि ऐसा काम करना जो पहले किसी ने नहीं किया, खोजना, कुछ नया खोज के निकालना। ये उसमें मिस हो गया था, मैं दोबारा बता रहा हूं। 8th हाउस से रिसर्च वर्क होता है, कुछ ऐसा खोजना जो पहले कभी खोजा नहीं गया। R&D, PhD, ये सब चीजें, PhD एजुकेशन करते हैं ना, जो डॉक्टरेट करते हैं, वो PhD कहां से देखा जाएगा? 8th हाउस से देखा जाएगा। क्योंकि PhD में भी क्या करना होता है? रिसर्च करना होता है। तो ये सारा काम कहां से होगा? 8th हाउस से होगा। नाइन्थ हाउस आपके हायर स्टडीज को दिखाता है। जैसे कोई लोग मतलब BA कर लिया, या B.Com कर लिया, फिर MBA कर लिया। जो MBA लेवल के जो कोर्सेज है ना, इस लेवल के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के जो कोर्सेज हैं, दोज कोर्सेज कम्स फ्रॉम नाइन्थ हाउस। ठीक है, याद रखिएगा, भूलना नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 10th हाउस पे बढ़ते हैं। 10th हाउस, दशम भाव को बोला जाता है कर्म, कर्म का भाव। दशम भाव को बोला जाता है कर्म का भाव, यानी कि प्रोफेशन का भाव। प्रोफेशन का भाव बोला जाता है। 10th हाउस के अंदर आपके पिता को भी देखा जाता है, पिता को। ठीक है। आप बोलोगे सर नाइन्थ हाउस से पिता, हाँ, नाइन्थ हाउस से पिता भी देखे जाते हैं, बॉस देखे जाते हैं। 10th हाउस से भी पिता देखे जाते हैं, प्रोफेशन देखा जाता है, हमारा कर्म कैसा है, हम कैसे कर्म करेंगे इस जीवन में, वो कहां से देखा जाता है? 10th हाउस से देखा जाता है, दशम हाउस से। ठीक है।
टेंथ हाउस आपके कर्मों के साथ साथ ना आपके घर को भी सपोर्ट करता है। क्यों? यहां से जो पैसा आप कमाओगे, कर्म करोगे, पैसा कमाओगे, कहाँ खर्च करोगे? अपने घर में खर्च करोगे। ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, टेंथ हाउस इज इक्वल टू कर्म स्थान। हालांकि टेंथ हाउस की बहुत सिग्निफिकेशन है, लेकिन अभी के लेवल में प्रोफेशन की स्टडी करने के लिए, अपने कर्मों की स्टडी करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? टेंथ हाउस इंपॉर्टेंट। ठीक है, कर्म स्थान। पिता को देखने के लिए भी कर्म स्थान। पिता का फैमिली, हमारे फादर का फैमिली कैसा है, हमारे फादर के वेल्थ का स्टेटस कैसा है, ये भी दशम भाव से देखा जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं? पिता का फैमिली, पिता के वेल्थ का स्टेटस भी हम कैसे देखते हैं? टेंथ हाउस से देखते हैं। ठीक है। इस भाव को रूल करने वाले ग्रह को बोलते हैं शनि। ये राशि कौन सी है? 10 नंबर की राशि मकर राशि। 10 नंबर की राशि को मकर राशि बोलते हैं, कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं? कैप्रिकॉन, मकर राशि। हालांकि ये राशि 10 नंबर की राशि आपको जहीं भी दिखेगी ना, चार्ट में कहीं भी दिखेगी, किसी भी भाव में, समझना ये व्यक्ति इस भाव को प्रोटेक्ट जरूर करेगा। ठीक है। 10 नंबर की राशि आपको पूरे चार्ट में, पूरे भाव में कहीं पर भी दिख जाए, पूरे चार्ट में जिस भाव में दिखेगी ना, यानी कि व्यक्ति इस चीज को लेकर के, इस भाव को लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है। ठीक है। इसके पीछे बड़ी मैथोलॉजिकल स्टोरी है। अभी मैं स्टोरी पे नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। 10 नंबर की राशि का मतलब हो गया कर्मों की राशि। ये आपको कर्म को दिखाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर की राशि का ये एनर्जी है। एक मिनट रुकिएगा। अब देखिए, इस राशि को रूल कौन कर रहा है? इस राशि को रूल कर रहे हैं शनि। और शनि कैसे प्लेनेट है? शनि ऐसे प्लेनेट है जो शूद्र को दिखाते हैं। शूद्र मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे सब ऑर्डिनेट्स होते हैं। इसीलिए मकर राशि आपको अपने कर्मों के प्रति झुकने को दिखाती है, कि आप कहां पर झुकोगे, आप बो डाउन करोगे अपने कर्मों के प्रति। यानी कि जहां पे भी 10 नंबर की राशि होगी वहां पर आपको झुकना चाहिए। बेसिकली 10 नंबर की राशि आपको कभी कोई चॉइस नहीं देती। कर्मों में चॉइस नहीं होता, जो डिस्टाइंड होता है वही करना पड़ता है। ठीक है। ये राशि स्लो चेंजेस को भी दिखाती है, क्योंकि सैटर्न है ना, इसको रूल करने वाले प्लेनेट कौन है? सैटर्न है। और सैटर्न सबसे स्लो मूविंग प्लेनेट है सारे सोलर सिस्टम में, सारे प्लेनेटरी सिस्टम में। 2.5 साल में एक राशि को परिवर्तन करते हैं। ठीक है। तो सबसे स्लो है, इसीलिए अपने ये राशि जहां पर भी होगी वहां पर धीरे धीरे चेंजेस आते हैं। ठीक है, एकदम से चेंज नहीं आएंगे। और ज्यादातर चॉइसेस भी नहीं मिलती, बिकॉज शनि चॉइसेस नहीं देते। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11th हाउस की तरफ। ये 11th हाउस है हमारा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। क्यों? क्योंकि ये भाव को उपचय भाव कहा जाता है। उपचय भाव एक ऐसा भाव जो धीरे 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 करके ग्रो करता है। अभी मैं आपको राशियों के और भावों के बारे में सिर्फ ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं, ताकि आप जब चार्ट रीड करना शुरू करो ना, एटलीस्ट आपको ये समझ में आए कि ये कौन सा भाव है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। राशियां आगे काफी सारी गूढ़ नॉलेज लिए हुए हैं। ठीक है। तो 11th हाउस को इंपॉर्टेंट क्यों कहा गया? क्योंकि ये उपचय भाव है। उपचय भाव यानी कि धीरे धीरे ग्रो करने वाला, यानी कि एक ऐसा भाव जो धीरे धीरे ग्रो करता है, जो धीरे धीरे एक्सपेंड करता है। अब इसमें एक्सपेंशन की क्या बात आ गई? 11th हाउस से ना आपका प्रॉफिट देखा जाता है। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो ऐसा तो नहीं है कि पहले दिन आप अंबानी बन जाओगे, अडानी बन जाओगे। भैया बिजनेस शुरू करोगे, पहले कुछ इनपुट डालोगे, कुछ मेहनत करोगे, धीरे धीरे पैसा आएगा। पहले आपका जो इनपुट है वो रिकवर होगा, फिर आपको आउटपुट जनरेट होना शुरू होगा। यानी कि धीरे धीरे आपका जो प्रॉफिट इंक्रीज होता है ना, वो 11th हाउस से होता है। 11th हाउस इज अ हाउस जिसे हम इच्छा पूर्ति का, विश फुलफिलमेंट का भाव कहते हैं। 11th हाउस के अंदर कोई भी प्लेनेट जाएगा, वो प्लेनेट इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्यों? ये उपचय है, किसी भी चीज को बढ़ाने वाला, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करने वाला भाव है ये। क्या हमारी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं? एक इच्छा खत्म होती दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है।
दूसरी खत्म होगी, तीसरी शुरू हो जाएगी, तीसरी खत्म होगी, चौथी शुरू, कभी अंत नहीं होता। यानी कि मल्टीफोल्ड हमारी विशेष बनती रहती हैं। इसीलिए इस भाव के अंदर भी कोई भी चीज जाती है ना, वो खत्म नहीं होती, वो बढ़ती जाती है। इस भाव को दो ग्रह रूल करते हैं। इस भाव, ये जो राशि 11 नंबर की, इसे कुंभ राशि बोलते हैं, कुंभ राशि। इसे शनि रूल करते हैं। लेकिन इस राशि के को रूलर भी हैं, और उस रूलर को बोला जाता है राहु। जिस प्रकार से राहु आपकी इच्छाओं को मरने नहीं देता ना, इच्छा, एक इच्छा दूसरी इच्छा बढ़ाता रहता है, आपके अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट डालता रहता है, उसी तरीके से ये कुंभ राशि, स्ट्रक्चर कुंभ, जो कभी भर नहीं रहा, एक घड़ा है जो भर नहीं रहा, आपकी इच्छाओं का घड़ा भर नहीं रहा। ये राशि, ये भाव आपके बड़े भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग है ना, उसी तरीके से 11th हाउस आपके बड़े भाई बहन है। 11th हाउस आपके विवाह को भी दिखाते हैं। 11th हाउस आपके बच्चों को भी दिखाते हैं। 11th हाउस आपके बच्चों, संतान के स्पाउस को दिखाते हैं। मान लीजिए मैं 50 साल का हो गया, 60 साल का हो गया, मैंने अपने बच्चों की शादी करी, तो मेरी जो डॉटर इन लॉ या मेरे जो सन इन लॉ होंगे, वो 11th हाउस से देखे जाएंगे। ठीक है। 11th हाउस हमारी सोसाइटी को दिखाता है। मेरा फ्रेंड सर्कल कैसा है, उसको मैं 11th हाउस से मेजर करूंगा, चेक करूंगा। मेरा सोशल सर्कल, मेरा फ्रेंड सर्कल, मेरी इच्छा, मेरे डिजायर्स, मेरे बड़े भाई बहन, मेरे सन इन लॉ या डॉटर इन लॉ, मेरे खुद के बच्चे, मेरे पिता के भाई बहन, मेरे पिता के भाई बहन 11th हाउस से देखे जाएंगे। इस राशि को, यहां पर जो 11 नंबर लिखा हुआ है, इसे कुंभ राशि बोलते हैं, एक्वेरियस बोलते हैं। इसको रूल करते हैं सैटर्न और राहु। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, आगे चले। अब तक कोई डाउट तो नहीं है, भाव समझ में आ रहे हैं, भाव की एनर्जी समझ में आ रही है। ठीक है, नाउ वी आर ऑन लास्ट हाउस, डेट इज 12th हाउस, डेट इज अ, क्या बोलते हैं, अच्छा, 8th हाउस को एक और स्थान बोलते हैं। 8th हाउस को आयु स्थान बोलते हैं, आयु स्थान। ये 8th हाउस है ना, इसे आयु स्थान बोलते हैं, आयु स्थान। यहां से हम जिंदा होते हैं, जीवित होते हैं, और यहां पर, मतलब इस एरिया के अंदर हमारी आयु कैलकुलेट होती है। हम 12th हाउस से एग्जिट हो जाते हैं, अपने जीवन को छोड़ देते हैं, एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड। शास्त्रों में 12th हाउस को व्यय स्थान कहा गया है, व्यय स्थान, एक्सपेंडिचर्स का हाउस, लॉसेस का हाउस, लॉसेस, एक्सपेंडिचर्स, व्यय, ये 12वें भाव से देखा जाता है। ठीक है, 12वें भाव से विदेश को देखा जाता है, विदेश को, फॉरेन ट्रेवल को देखा जाता है, एमएनसीज को देखा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज, हॉस्पिटल्स को देखा जाता है, हॉस्पिटल्स को। 12th हाउस से गुरु के स्थान को, गुरु के आश्रम को देखा जाता है, गुरु का आश्रम, हॉस्पिटल्स, और जेल, कारावास। जेल यानी कारावास, यानी कि बंधन। अब आप बोलोगे सर कि एक तरफ तो आप कह रहे हो एग्जिट फ्रॉम द वर्ल्ड, और एक तरफ कह रहे हो बंधन, ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई। या तो एग्जिट हो जाओ, यानी मुक्त हो जाओ, या बंधन में बंध जाओ, है ना। ये दो चीजें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। ठीक है, बंधन का मतलब होता है, अगर आप, कई बार व्यक्ति ना शरीर से मुक्त हो जाता है, अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं होता। और अगर आपको अपनी इच्छाओं से मुक्त होना है, तो उसके लिए कहां जाना पड़ेगा, गुरु के आश्रम में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट है, ये बड़ा फिलोसफिकल पॉइंट है एस्ट्रोलॉजी का, इस भाव का, कि एक तरफ तो ये हमें सांसारिक यात्रा से हमें निवृत्ति दे रहा है, लेकिन जब तक हम संसार में हैं, तब तक हमें किसी ना किसी बंधन, और वो बंधन क्या है, वो हॉस्पिटल का बंधन है, एक्सपेंसेस का बंधन है, जेल का बंधन है। यानी कि हम मुक्त नहीं हो पा रहे किसी वजह से, और जब हमारा वो बंधन टूटता है, तो हम फिर एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर 12th हाउस को हम, इस 12, जो यहाँ पर राशि है 12 नंबर लिखा हुआ है,
उस राशि को हम बोलते हैं मीन राशि, पाइसेस, एंड इट इज अ वेरी अनस्टेबल राशि। मीन राशि पाइसेस बोलते हैं इसको। और इसको रूल कौन करता है? इसको रूल करते हैं जुपिटर। यानी कि धर्म के सहारे आप बंधन से मुक्त होते हो, इसीलिए इस भाव में गुरु का आश्रम कहा गया है, गुरु का स्थान कहा गया है। आपका चौथा भाव, फोर्थ हाउस, आपका घर था ना। योर फोर्थ हाउस इज योर होम, आपका प्रॉपर्टी, आपका घर था ना। उसी प्रकार से आपके पिता कहां थे, आपके गुरु कहां से थे? गुरु को नाइन्थ हाउस से देखा जाता है ना। तो नाइन्थ हाउस से चार भाव आ गए, एक, दो, तीन, चार। गुरु का घर हो गया ना। गुरु का घर यानी कि आपका आश्रम, गुरु का आश्रम। ठीक है। तो इस तरीके से हम भावों को रीड करते हैं, इसी तरीके से भावों को हम समझते हैं कि कौन सा भाव क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, किस भाव से क्या चीज मेजर तरीके से, मेजॉरिटी रूप में क्या चीज देखी जाती है। तो एक बार फिर से रिवाइज करेंगे फटाफट। लग्न से आप अपने शरीर को देखते हो, अपनी पर्सनैलिटी को देखते हो। अच्छा, ट्वेल्थ हाउस से ना, ट्वेल्थ हाउस से एक पॉइंट और देखा जाता है शारीरिक रूप से। ट्वेल्थ हाउस से आप अपने पैरों को देखते हो और अपनी लेफ्ट आई को देखते हो। जैसे सेकंड हाउस से आपने अपने राइट आई को देखा था ना, ट्वेल्थ हाउस से अपने पैरों को और अपने लेफ्ट आई को देखोगे। थर्ड हाउस से आप अपने कंधों को देखोगे, हाथों को देखोगे। चतुर्थ भाव से आप अपने सीने के एरिया को देखोगे, चेस्ट के एरिया को देखोगे, अपने हार्ट को देखोगे, अपने लंग्स को देखोगे। फिफ्थ हाउस से कुछ पार्ट ऑफ हार्ट और स्टमक का एरिया देखोगे। सिक्स्थ हाउस लोअर स्टमक का एरिया है। सेवेंथ हाउस आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। एट्थ हाउस आपके एनस वाला एरिया है, जो, और वहां पर पानी, वहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। ठीक है। तो आपके प्राइवेट पार्ट्स वाला जो एरिया है ना, वो सेवेंथ हाउस और एट्थ हाउस से आएगा। नाइन्थ हाउस से आपके थाइज आएंगी। टेंथ हाउस से आपके थाइस के नीचे वाला जो बोन होता है, जहां पे आपका घुटना होता है, उसके नीचे वाला जो एरिया होता है, वो आपको टेंथ हाउस से इलेवेंथ हाउस से देखा जाएगा। काफ मसल्स हो गई ना आपके पैरों की, पैरों की मसल्स हो गई, वो आपको टेंथ और इलेवेंथ हाउस से दिखेगा। आपके जो फुट का एरिया है, फुट का एरिया जहां पे हमारी पैरों की उंगलियां होती हैं, वो वाला जो एरिया है, दैट इज योर ट्वेल्थ हाउस। ये बड़ा बड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से हाउसेस प्लस हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन है। हम लोग पढ़ रहे थे लग्न, लग्न यानी तनु भाव, आपका फिजिकल अपीयरेंस, आपका पर्सनैलिटी। सेकंड हाउस आपका फैमिली, आपका वेल्थ। थर्ड हाउस आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके छोटे भाई बहन, आपके जीवन में एफर्ट्स। फोर्थ हाउस आपकी मदर, आपका प्रॉपर्टी, आपके मन का सुकून। पंचम भाव आपकी संतान, आपकी एजुकेशन। छठा भाव आपके सारे अवगुण, आपके रोग, आपके रिपुज, आपके मैटरनल अंकल आंटी, आपके अंदर सेवा का भाव। सप्तम भाव हाउस का, पार्टनरशिप्स का, समाज में आपकी छवि का। अष्टम भाव छुपे हुए राज, रिसर्च, आपके जीवन में आने वाले परिवर्तन, लंबी चलने वाली बीमारियां, अन इनकम, इनहेरिटेंस का पैसा। नाइन्थ हाउस आपके गुरु, आपके भाग्य, आपके पिता, आपके बॉसेस, आपके द्वारा किया गया धर्म। दशम भाव कर्म का स्थान, आपके द्वारा किए गए कर्म, द क्वालिटी ऑफ कर्म। ठीक है। इलेवेंथ हाउस उपचय भाव, आपके सगे संबंधियों का, आपके सोसाइटी में आपके फ्रेंड सर्कल का, आपके बड़े भाई बहनों का, आपके डिजायर्स का, आपकी विशेष का, और आपके प्रॉफिट्स का। ट्वेल्थ हाउस व्यय स्थान, योर एक्सपेंडिचर्स, योर लॉसेस, योर इन्वेस्टमेंट, हॉस्पिटल, जेल, गुरु का आश्रम, और फॉरेन, विदेश, विदेशी संस्थाओं से संबंध। ये ग्लिम्स है जिसके अंदर हमने 12 के 12 भाव को कवर किया। कोई डाउट है? एनी डाउट? सर आपने ना एक सेवेंथ हाउस के रिलेटेड बात बोली थी कि सेवेंथ हाउस हमें ऑप्शंस देता है, सेवेंथ तो हाउस उसका एक एग्जाम्पल। मैं बताता हूँ। अभी एग्जाम्पल आपने बहुत अर्ली स्टेज में पूछा मैम, है ना, फिर भी मैं समझाता हूँ। काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि आती है। तुला राशि यानी कि तराजू, आपने उसका सिंबल देखा है। तो जब भी ये भाव एक्टिवेशन में जाएगा, जब भी इस भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा आएगी, ठीक है, उस ड्यूरेशन में आप बीसीपी पढ़ रहे हो ना, तो आपको अभी पता लगेगा सप्तम भाव कैसे एक्टिवेट होता है, कौन सी एज में एक्टिवेट होता है ना। तो जब भी ये भाव एक्टिवेट होगा ना, आपको जीवन में ना ऑप्शंस मिलेंगे।
आपको सही और गलत में चुनने को मिलेगा। अब एक आपने जो पॉइंट पूछा है, इससे मैं आपको रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं। गुरु और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं ना, ये हमेशा ऑप्शंस पे काम करते हैं। मतलब आपके सामने धर्म संकट टाइप आएगा, एक सिचुएशन आएगी जिसमें आपको मॉरलिटी और क्या बोलते हैं पैसा, मोरालिटी या अपना फायदा, इनमें से एक चीज को चुनना पड़ेगा। अगर आपने पैसे को चुन लिया या आपने मेटेरियलिस्टिक गेन को चुन लिया, जीवन बिल्कुल नीचे टूटेगा। अगर आपने एथिक्स को चुना, मॉरलिटी को चुना, तो आपको उस समय बहुत पेन होगा, बहुत पेन। वो पेन अगर आपने सह लिया तो उसके बाद लाइफ में बहुत आगे जाओगे। मतलब कहने का अर्थ ये, जब भी ये भाव एक्टिवेशन में जाएगा ना, या 7 नंबर का साइन तुला राशि आपको एक्टिवेशन में मिल रही है, यू विल गेट ऑप्शंस इन योर लाइफ इन एनी वे, कैसे भी ऑप्शंस मिलेगा आपको, क्योंकि ये राशि का एनर्जी ऐसा ऑप्शन देता है, ये चुनो कि ये चुनो। ठीक है, तो चुनने का, ऑप्शंस आने का साइन तुला राशि है। ठीक है, और कोई डाउट? समझ में आया आपको? भाव समझ में आए? इजी थे? ठीक है। अब आप जब यस चार्ट सर। रीड करना शुरू करोगे तो ये पॉइंट्स को दिमाग में रखना कि भाई कौन सी एज में, और ये बड़ा सिंपल है, पहले साल में लगन, दूसरे साल में सेकंड हाउस, तीसरे साल में थर्ड हाउस, इस तरीके से घूमता है। 12 साल के सर बाद। मेरा ना कंफ्यूजन आता है बेसिकली कि जैसे ये काल पुरुष की कुंडली तो ठीक है, लेकिन जनरली सबकी काल पुरुष नहीं होती है। तो उसमें हम कैसे रीड करें? जैसे आपने बताया किसी का 6th हाउस जो हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड एंड ट्रबलसम हाउस होता है, वो अगर किसी का दूसरे घर में कोई जैसे स्पाउस के घर में आ रहा है, तो 7वें हम भाव अब में। उसको कैसे रीड करें? तो जी। बड़ा सिंपल है ना, देखो 6 नंबर का जो छह, मैंने राशि के, मैंने काल पुरुष की कुंडली में क्यों पढ़ाई जाती है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में भाव और राशि ना एक सिमिलर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कन्या राशि, 6 नंबर की राशि जो वर्गो है, वो ना प्रॉब्लम शो करती है काल पुरुष के चार्ट में, छठे भाव में आएगी, प्रॉब्लम शो करेगी। अब ये राशि ना किसी भी भाव में जाएगी, वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, 6 नंबर का कन्या राशि क्रिटिसिज्म होती है, मुंह से बोल, आप क्रिटिसाइज करते हो ना किसी को, मतलब कुछ अभद्र बोलते हो, क्रिटिसाइज करते हो। तो 6 नंबर का राशि, 6 नंबर की राशि अगर 7th हाउस हाउस के एरिया में है, तो वाइफ क्रिटिसाइज करने वाली होगी ना, वाइफ को बीमारी होगी ना। 6 नंबर की राशि बीमारी को दिखाती है ना, वाइफ अपनी बट इच्छा को। हम्म, सॉरी सॉरी टू कट यू सर, बट व्हाट इफ कि अगर उस पे किसी अच्छे प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे हम जुपिटर की 5th दृष्टि को बहुत अच्छा मानते हैं, हम्म। तो उसमें उस टर्म में फिर क्या हो सकता है? वो एक कॉम्प्लिकेशन चीजें देखो मेरे सामने ये, ना आ रही हैं। मैं आपको बताता हूँ, आपका नाम मेघा है ना, मेघा? हाँ, मेघा जी, होता क्या है ना, अगर आप धीरे धीरे मतलब पढ़ोगे ना, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होगा जब हम एडवांस भागेंगे, है ना। हमें ना, हमने बैकग्राउंड नहीं पढ़ा और हम आगे जंप कर गए, हम अपने ब्रेन को अप्लाई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बैकग्राउंड नहीं पता। सबसे पहले, मतलब वैसे आप अकल्ट में हो, मैंने देखा आपका प्रोफाइल, लेकिन उस फील्ड के साथ ना आपको बेसिक फंडामेंटल वैदिक ज्योतिष का मस्ट है, क्योंकि आपको कभी ना कभी चार्ट से एनकाउंटर जरूर होगा। और वो चार्ट से एनकाउंटर करने का, ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ना, मैं आपको जो बता रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री क्लास दे रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक है। आप इसी बेसिक, और आप विश्वास करो, मैं पिछले 8 साल से सिर्फ बेसिक्स पढ़ रहा हूँ, और अभी भी मुझे हाउसेस क्लियर नहीं है। ऐसी ऐसी किताबें हम पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी कंटेंट हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि यार अभी भी मुझे नहीं आता है, इससे तो ये भी निकल सकता था, इस हाउस से तो ये भी निकल सकता था। तो सबसे बेसिक लेवल पे ना आपको दो चीजें जरूर पढ़नी है। एक चीज मैंने अभी आपको बताया, ये हाउस सिस्टम बताया है ना, आपको राशियों की भी इंट्रोडक्शन लेनी चाहिए। जब आप हाउसेस और राशि को समझ लोगे ना, तब आपको थोड़ा 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 क्लैरिटी आना शुरू होगा कि भाई इस भाव में ये राशि है ना, तो इस भाव का मतलब तो ये था, इस भाव से तो ये चीज चेक करते हैं, और इस राशि का इफेक्ट ये है। ग्रहों का इफेक्ट आपको समझना पड़ेगा, 9 प्लैनेट्स को थोड़ा स्टडी पढ़ना पड़ेगा, ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा, उनके कारकत्व पढ़ने पड़ेंगे। आई विल सेंड यू द शीट्स कि भाई कौन से प्लैनेट से क्या चीज देखी जाती है, तो आप उसको एक बार रीड करोगे तो आपको आइडिया लगेगा, हाँ ये भाई ये भाव का मतलब ये है, इस राशि का मतलब ये है, इस ग्रह का एनर्जी ऐसा है। तो जब आप तीनों चीजों को कंबाइन करोगे, तब आप, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, तो गुरु देख रहा है, सप्तम भाव को गुरु देख रहा है। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि तो अच्छी होती है, गुरु चीजों को बढ़ा देता है, गुरु का काम है वृद्धि कारक, गुरु की दृष्टि को वृद्धि कारक कहा गया है कि जहां गुरु देखेंगे उसको फ्लरिश कर देंगे, बढ़ा देंगे।
अब किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में 6 नंबर का साइन है, तो मुझे आइडिया लग रहा है वाइफ जो है ना बहुत क्रिटिसाइज करने वाली होगी, या ये व्यक्ति अपनी वाइफ को बहुत क्रिटिसाइज करेगा। 6 नंबर का साइन क्रिटिसिज्म को दिखाता है। तो या इसकी व्यक्ति की वाइफ को कोई ना कोई इश्यू है, लोन का या कोई हेल्थ का या कोई इश्यू है। सिंपल है ना, 6 नंबर का मतलब हेल्थ इश्यूज। 7th हाउस में आ गया और गुरु ने उसको देख लिया, तो गुरु तो उस हाउस को फ्लरिश कर देंगे ना, बढ़ा देंगे, सेव भी करेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा सेव नहीं करेंगे, सेव करेंगे, लेकिन वो इफेक्ट को बढ़ाएंगे। कोई वहां पर ग्रह बैठा हुआ है, उस ग्रह के इफेक्ट को बढ़ाएंगे और सेफ गार्ड भी करेंगे, क्योंकि गुरु तो सेव करते हैं ना, गुरु का काम है सेव करना। ठीक है, तो कुछ लेवल पे उन कुछ कारकत्वों को लेके गुरु सेव करेंगे। प्लेनेट जो प्लेनेट 6th हाउस में बैठा होगा, माफ कीजिए 7th हाउस में बैठा होगा, उस प्लेनेट के कारकत्वों को इंप्रूव कर देंगे, एनहांस कर देंगे। ठीक है, तो गुरु की दृष्टि को ना गंगा जल मानते हैं। गुरु जहां दृष्टि देगा तो उसको पवित्र कर देगा, उसको थोड़ा जो प्रॉब्लम्स है ना उनको खत्म कर देगा। लेकिन यही गुरु 7th हाउस में बैठ जाए तो मैरिज को खराब कर देगा। ठीक है, गुरु का सिंपल, गुरु ना वो है धर्मात्मा है ना, धर्मात्मा। और आप मैरिज में धर्म को जोड़ोगे, उसको मतलब वो साधु वाला चीज डालोगे, तो फिर आपका मैरिज खराब होगा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी कॉम्बिनेशन, मल्टीपल मतलब 1000 ऑफ कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं एज पर कंडीशंस। ठीक है, तो लेकिन अभी आपको बेसिक्स का करना था, तो बेसिक्स आज हमने कवर किया। मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको राशि भी कवर करा। ठीक है, तो फिलहाल आप अपना जर्नी शुरू करो, हाउसेस को पढ़ना शुरू करो, डाउट आएगा मुझसे पूछिएगा। ठीक है, थैंक चलिए। यू सर। हाँ जी, वेलकम। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर था। फिर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, जय श्री राम जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जय श्री राम।